सेकेंड ऑर्डर डिवीजन के ऊपर है आपका ट्यूमर, वो इंट्राहेपेटिक कोलेंजियोकार्सिनोमा है। जब सेकेंड ऑर्डर डिवीजन से नीचे बट सिस्टिक डक्ट से ऊपर है तो वो हाइलर है, और जब वो सिस्टिक डक्ट के नीचे है तो वो डिस्टल कोलेंजियोकार्सिनोमा है। ठीक है, तो डिस्टल कोलेंजियोकार्सिनोमा तो हमें पता है वो पेरिएम्प की तरह बिहेव करता है, उसके लिए हम विपल करते हैं अगर वो रिसेक्टेबल है तो। ठीक है, मुद्दा बच गया इंट्राहेपेटिक और हाइलर का। ठीक है, तो इंट्राहेपेटिक ना मोटा मोटा याद करने के लिए, पहली बात तो एचसीसी के साथ कंफ्यूज करता है रेडियोलॉजी वाइज। ठीक है, दूसरी चीज खराब प्रोग्नोसिस होता है। ठीक है, और एचसीसी हार्डली ही कभी आपको रिसेक्टेबल मिलेगा, अगर वो रिसेक्टेबल है भी तब भी आप रिसेक्ट करोगे। योर what you want to do is do a wide local excision with maintaining adequate functional liver remnant। आप रिसेक्ट करना चाहते हो सेकेंड ऑर्डर बिलियरी ट्रैक्ट के बियॉन्ड, आप जहाँ पे ट्यूमर है उसको रिसेक्ट करना चाहते हो, बट उनको रिसेक्ट करके अगर आप R0 रिसेक्शन ले भी लो, दी recurrence rate is very high। ठीक है, so most likely it will come back very very soon। So intrahepatic cholangiocarcinoma, the recurrence rate is very very high। बच गया हाइलर कोलेंजियोकार्सिनोमा। हाइलर कोलेंजियोकार्सिनोमा में we want to do a wide local excision with biliary duct excision। ठीक है, तो इससे शुरू करते हैं। तो इसमें जब हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ते हैं तो डेवलपमेंट ऑफ बिलियरी ट्री के लिए ना एक नॉच सिग्नलिंग होती है। ठीक है, नॉच सिग्नलिंग जब बच्चों में होती है, यानी जब एम्ब्रियोजेनेसिस हो रहा होता है, तो नॉच सिग्नलिंग व्हेन एक्टिवेट्स इन एम्ब्रियोजेनेसिस कॉजेज लिवर प्रोजेनिटर सेल से बिलियरी डक्ट्स बनाता है। ठीक है, लेकिन बड़ों में जो है वो क्या करता है, इन अडल्ट म्यूरियन सेल्स व्हेन दिस नॉच सिग्नलिंग एक्टिवेट इट कॉजेज कोलेंजियोकार्सिनोमा फॉर्मेशन। ठीक है, फिर लिम्फ नोड ड्रेनेज क्या है, जो फर्स्ट ऑर्डर लिम्फेटिक्स है बाइल डक्ट का, दैट इज सुपीरियर पैंक्रियाटिक और डियोडनल, रेट्रोपोर्टल और प्रॉपर हेपेटिक लिम्फ नोड्स। ठीक है, ये मोटा मोटा आया है स्टेशन 8 और स्टेशन 13, पेरीपोर्टल रेट्रोपोर्टल, प्रॉपर हेपेटिक और सुपीरियर पैंक्रियाटिक और डियोडनल। सेकंड ऑर्डर लिम्फेटिक्स इसके होंगे सीलियाक, इंटर आउटोकेवल और पेरीपैंक्रियाटिक। ये हमको क्यों जरूरी है जानना कि जब सेकेंड ऑर्डर लिम्फेटिक्स आपको पता है ऑन presentation involved in intrahepatic cholangiocarcinoma, so if you see a peripancreatic or celiac or interaortocaval lymph node being positive upfront on imaging, it is an unresectable case of intrahepatic cholangiocarcinoma। what other thing is a unresectable? satellite nodules। ठीक है, so satellite nodules and second order lymphatics on presentation is a contraindication to resection। सो लिम्फ नोड मेटास्टेसिस जो है सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करता है सर्वाइवल को। सो इफ समबडी हैज अ lymphadenectomy, if somebody has lymph node positivity on presentation, the hazard ratio is already 2.21। ठीक है, so this explains that अगर somebody is N0 on presentation and you do a lymphadenectomy and some lymph nodes come out to be positive, so that lymphadenectomy, complete lymphadenectomy has a survival benefit। इंट्राहेपेटिक के लिए था वो? हाँ, इंट्राहेपेटिक के लिए। ओके। सो मोस्ट कॉमनली तीनों कोलेंजियोकार्सिनोमा में डिप करके याद करेंगे तो डिस्टल, इंट्राहेपेटिक और प्रॉक्सिमल, ये डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। इटियोलॉजी क्या है, इस पे हमको क्वेश्चन आया हुआ है कि इन्फेक्शंस, एचआईवी, एचबीवी, एचसीवी तीनों जो है इंट्राहेपेटिक का रिस्क बढ़ाते हैं। एनी फॉर्म ऑफ क्रॉनिक इरिटेशन और इन्फ्लेमेटरी कंडीशन कैन इंक्रीज द रिस्क, दैट इंक्लूड्स अ प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस, मल्टीफोकल बिलियरी डिक्टल स्ट्रक्चर्स, chronic calculi in extrahepatic biliary duct। Why? Because this causes chronic portal bacteremia। ठीक है, so this chronic portal bacteremia will cause intrahepatic stones leading to an increased risk of cholangiocarcinoma। ओपिस्थॉर्किस और क्लोनॉर्किस जो है ग्रुप 1 कार्सिनोजेंस है, साउथ ईस्ट एशिया में मिलते हैं। ठीक है, ये you get this by eating raw fish and praziquantel से जो है आप जो है you can take praziquantel, उससे it will help in reversing the infestation of this। ठीक है, abnormal हेपेटिको पैंक्रियाटिको बिलियरी जंक्शन, बिलियरी ट्रैक्ट सिस्टिक डिजीजेस जैसे कोलिडोकल सिस्ट, they can cause। ठीक है, और नीचे वाला मुझे दिख नहीं रहा, सॉरी, लिवर सिरोसिस,
ये सब जो है रिस्क फैक्टर्स हैं कोलेंजियोकार्सिनोमा के डेवलप होने के। नाउ दो तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें, एक है मॉर्फोलॉजी वाइज, एक है हिस्टोलॉजी वाइज। ठीक है, तो हिस्टोलॉजी वाइज पहले मॉर्फोलॉजी वाइज पढ़ते हैं। तो इसमें ना या तो क्या होगा, या तो एक ऐसे पैपिलरी सा एक्सोफिटिक लीजन होगा, दैट्स अ गुड प्रोग्नोस्टिक साइन। और क्या हो सकता है, नोड्यूल बना हो सकता है। ये नोड्यूल यूजुअली आपको इंट्राहेपेटिक में मिलेगा, नोड्यूल बना हुआ। ठीक है, जो इंट्राडक्टल और पेरिडक्टल होते हैं वो क्या करते हैं, डक्ट्स के अलोंग स्प्रेड करते हैं। ठीक है, सो दीज आर मोस्टली स्क्लेरोजिंग टाइप बिकॉज दे ग्रो अलोंग डक्ट्स, दे डोंट फॉर्म नोड्यूल्स। ठीक है, सो इट कैन बी आइदर पैपिलरी, इट कैन बी नोड्यूलर, इट कैन स्प्रेड अलोंग डक्ट्स बीइंग पेरिडक्टल और इंट्राडक्टल। इसमें जो नोड्यूलर और पेरिडक्टल है ये मोस्ट कॉमन टाइप्स है। सो व्हेन वी से इंट्राहेपेटिक इट मोस्टली फॉर्म्स अ नोड्यूल, इज व्हाई इट गेट्स कंफ्यूज्ड विद एचसीसी। आपको एक नोड्यूल जैसा ग्रोथ मिलता है, आपको समझ नहीं आता वो एचसीसी है या वो इंट्राहेपेटिक कोलेंजियोकार्सिनोमा है। ठीक है, सो ऑन द अदर हैंड जो पेरिडक्टल जो पेरीहाइलर और डिक्टल वाले होते हैं, नीचे वाले होते हैं, वो यूजुअली डक्ट्स के अलोंग जाते हैं, स्क्लेरोजिंग होते हैं। सो व्हाट डू दे कॉज, इफ दे आर गोइंग अलोंग डक्ट्स दे कॉज इंटेंस डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन, थिकनिंग हो जाती है, मास नहीं होता उसमें, उसमें थिकनिंग होती है डक्ट्स के अलोंग। ठीक है, इंट्राहेपेटिक मोस्टली अ नोड्यूल। और ऑब्वियसली हमें पता है इफ समथिंग इज एक्सोफिटिक और पैपिलरी इट विल हैव बेस्ट प्रोग्नोसिस बिकॉज इट विल हैव अ लोअर ग्रेड। Then histology wise most of them are adenocarcinoma. Mutations wise we can test them for HER2. अब हम करते हैं गॉल ब्लैडर एंड डिस्टल कोलेंजियोकार्सिनोमा के लिए FGFR म्यूटेशंस जो कि इंट्राहेपेटिक में वर्चुअली एक्सक्लूसिव होती हैं, CDK NTR के ब्राफ और IDH म्यूटेशंस। तो IDH म्यूटेशंस और FGFR2 म्यूटेशंस जो है ये इंट्राहेपेटिक कोलेंजियोकार्सिनोमा में ज्यादातर मिलती है। केरास म्यूटेशंस जो है ये पेरीहाइलर और डक्टल कोलेंजियोकार्सिनोमा में मिल सकती हैं। उसके अलावा whenever we say mutations we always have to mention epigenetic changes. Epigenetics में we always have to mention promoter hypermethylation. ये लिखेंगे promoter hypermethylation and epigenetic changes, that is SOX3, RAS-FIA, P14 और P16। ठीक है, क्रोमैटिन रिमॉडलिंग याद रखे तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ फर्स्ट कमिंग टू इंट्राहेपेटिक, देन वी विल गो टू पेरीहाइलर। इंट्राहेपेटिक तो हमने ये पढ़ा कि बियॉन्ड सेकंड ऑर्डर डक्टल सिस्टम्स जब आपके इन्वॉल्व होते हैं दैट इज इंट्राहेपेटिक कोलेंजियोकार्सिनोमा एंड दिस इज द सेकंड मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी ऑफ लिवर, epithelial malignancy, first one being HCC. Mostly old age, more than 65 years, and young में अगर हो रहा है it's mostly associated with primary sclerosing PSCS या फिर कोलिडोकल सिस्ट के साथ associated होता है। डायग्नोसिस पहले एसिम्प्टोमेटिक होगा, नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होंगे। ठीक है, अगर कोई ट्यूमर एम्बोलस या म्यूकोबिलिया एक्स्ट्रा हेपेटिक डक्ट को जाके ऑब्स्ट्रक्ट करता है फ्रॉम एन इंट्राहेपेटिक कोलेंजियोकार्सिनोमा इट मे कॉज जॉन्डिस, इट मे इवन कॉज पैंक्रेटाइटिस। ठीक है, एंड अगर वो सेंट्रली लोकेटेड हुआ जो कि डक्ट्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है इट कैन कॉज जॉन्डिस। ठीक है, इमेजिंग वाइज CT-MR जब आप करते हो, ठीक है, सो हाउ इज इट डिफरेंट। ठीक है, आपका DD इज ऑब्वियसली हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा एंड मेटास्टेसिस दोनों आपका जो है DD में रहेगा। तो ये क्या करेगा, बिकॉज हमें पता है कि कुछ जो है वैसे तो इंट्राहेपेटिक इज मोस्टली नोड्यूलर। ठीक है, इफ इट ऑल्सो हैज पैटर्न्स ऑफ पेरिडक्टल जो स्क्लेरोजिंग वाले फैक्टर्स इसमें होते हैं अगर जस्ट इन केस, तो वो क्या दिखेगा आपको, डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन जैसा दिखेगा। तो डेस्मोप्लास्टिक लुक्स लाइक स्लो अपटेक ऑफ कॉन्ट्रास्ट, उसमें एक नोड्यूल नहीं होता, वो स्लो अपटेक ऑफ कॉन्ट्रास्ट होगा अगर वो पेरिडक्टल टाइप है तो। ठीक है, इफ इट इज अ नोड्यूलर टाइप जो उसका क्लासिक होता है देन इट इज लो अटेन्युएशन विद पेरिफेरल लिम्ब एनहांसमेंट आपको मिलेगा। T1 लो इंटेंसिटी, T2 हाई इंटेंसिटी मिलेगा। इसमें सेंट्रीपिटल फीलिंग होता है आफ्टर गैडोलिनियम कॉन्ट्रास्ट। गैडोलिनियम हमने पहले भी पढ़ा था, हेपेटोसाइट स्पेसिफिक जो होते हैं हम एजेंट्स देते हैं। ठीक है, सो दिस इज सेंट्रीपिटल फिलिंग ऑफ गैडोलिनियम विद डक्टल डायलिटेशन पेरिफेरल टू द ट्यूमर। ठीक है, फिर अगर वेल डिमार्केटेड है तो सिंगल लीजन मिलेगा, पुअरली डिमार्केटेड है इसका मतलब मल्टीपल लीजन्स है, सैटेलाइट नोड्यूल्स बने हुए हैं।
देन अगेन अगर स्मॉल डक्ट, अच्छा, तो intrahepatic cholangiocarcinoma can also arise in small duct or in large ducts. So when they are mostly arising in a smaller duct, they form nodules, जो इसकी classic presentation होती है, ठीक है. When they are arising in larger ducts, ठीक है, तो ये जो है usually क्या करेंगे, they can appear as पेरिडक्टल ग्रोथ. जो हमने पढ़ा था ना कि वो जो पेरिडक्टल टाइप की स्क्लेरोजिंग ग्रोथ होती है वो आपको पेरी हाइलार और डिस्टल में मिलती है. तो व्हेन intrahepatic cholangiocarcinomas are arising in large ducts, they can also appear like that, and on CT they can appear like a diffuse growth. When it is arising in a smaller duct, it is mostly nodular, नोड्यूल विद रिम एनहांसमेंट मिल सकती है. नाउ हाउ डू यू डिफरेंशिएट कि आप ये HCC डील कर रहे हो या इंट्राहेपेटिक कोलैंजियोकार्सिनोमा डील कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ IHC. तो CK7 CK20, ठीक है, तो कोलोरेक्टल लेवल मेटास्टेसिस से डिफरेंशिएट करने में हमको CK7 हेल्प करेगा, ठीक है. तो CK7 विल बी पॉजिटिव इन दिस, विल बी नेगेटिव इन कोलोरेक्टल लिवर मेटास्टेसिस, ठीक है. और CK20 also, CK20 will be focally positive and rare in intrahepatic cholangiocarcinoma. It will be diffuse and common in colorectal liver metastasis. So CK7 and CK20 will help us differentiate between colorectal liver metastasis and intrahepatic cholangiocarcinoma. When it comes to differentiating between HCC and cholangiocarcinoma, then antigens like hepatocyte antigen, CA19, CEA, integrin, ये सब स्टेनिंग जो है, ये सब जो स्टेनिंग है, they'll be positive in intrahepatic cholangiocarcinoma, they'll not be positive in HCC, ठीक है. तो ये सारे मार्कर्स जो हैं, they help you to differentiate between HCC and जो आपका CK7 and CK20 है, they help you to differentiate colorectal liver metastasis. मैनेजमेंट, तो सो बेसिकली आपका इंट्राहेपेटिक कोलैंजियोकार्सिनोमा में गॉल ब्लैडर इज नॉट गोइंग टू बी पाल्पेबल ना. तो डीडी आपके 3 हो जाते हैं, ये अपना मेट्स हो गया, HCC हो गया और मेट्स हो गया, HCC हो गया, और तुम्हारा ये तीसरा इंट्राहेपेटिक कोलैंजियोकार्सिनोमा हो गया, बराबर ना. ये 3 डीडी में अपने को डिफरेंशिएट करना है, बराबर. ठीक है. फिर ट्रीटमेंट, मैंने बोला ये इंट्राहेपेटिक कोलैंजियोकार्सिनोमा इज अ बैड डिजीज, ठीक है. तो पहली बात तो वो रिसेक्टेबल होते ही नहीं है कि अगर आपको सेकंड ऑर्डर लिम्फेटिक्स दिख जाए, मल्टीपल सैटेलाइट्स दिख जाए, तो दे आर नॉट रिसेक्टेबल, ठीक है. अगर आपको एक वेल फॉर्म सा वो मिल रहा है जिसको आप निकाल के FLR मेंटेन करके आ सकते हो, तो ठीक है, you can do that. तो हमारे goals are to clearly resect it within adequate FLR, ठीक है. क्लियरली कितना रिसेक्टेबिलिटी परसेंटेज है, इट इज नॉट नोन. सम सीरीज से 32%, सम सीरीज से 90%, ठीक है. तो इसमें आप नॉन एनाटॉमिकल रिसेक्शन भी करके आ सकते हो. HCC में क्लियरली यू हैव टू डू एन एनाटॉमिकल रिसेक्शन, इसमें यू हैव टू डू, you can get out by doing even a non anatomical resection or a segmental lobectomy, ठीक है. अगर मल्टीपल मेटास्टेसिस, मल्टीपल सैटेलाइट नोड्यूल्स हैं, ठीक है, सो इफ यू कैन टेक देम आउट इन वन गो, कि भाई मतलब बहुत ज्यादा फैले हुए सैटेलाइट नोड्यूल्स नहीं है, तो यू कैन स्टिल ट्राई आउट. बट हैविंग मल्टीपल सैटेलाइट नोड्यूल, इट विल इम्पैक्ट इट्स प्रोग्नोसिस खराब ही होगा, ठीक है. जो प्रिक्लूड करता है रिसेक्शन वो क्या है, अगर वाइड स्प्रेड हेपेटिक मेटास्टेसिस है, फैले हुए सैटेलाइट नोड्यूल्स हैं, advanced cirrhosis, portal hypertension, extrahepatic spread, and then again अगर second order lymphatics involved हैं, that will also preclude resection, ठीक है. इसकी mortality is higher, ठीक है. और lymph node positivity, satellite nodules और CA19-9 more than 1000 will tell you that it is a bad prognosis, ठीक है. सो इंट्रोडक्टल पैपिलरी ट्यूमर्स अगर रिसेक्ट आप कर पाओ तो बहुत अच्छा प्रोग्नोसिस है, ठीक है. सो 5 year सर्वाइवल आफ्टर एन R0 रिसेक्शन इज 60%, ठीक है. ये बेसिकली जल्दी जल्दी वापस आते हैं. फिर उसके बाद सर्विलेंस कैसे करेंगे, अगर लेट्स से समबडी यू आपने उसको रिसेक्ट कर भी दिया है कंप्लीटली, तो आप यू विल सर्विलेंस देम बाय डूइंग 2 साल तक 3-3 महीने पे बुलाएंगे, अगले 5 साल तक 6-6 महीने पे बुलाएंगे. कोई एस्टैब्लिश्ड गाइडलाइंस नहीं है, ठीक है. इन ट्यूमर्स का बहुत ही हाई रिकरेंस रिस्क होता है, ठीक है. एंड अगर रिकरेंस होता है, रिपीट सर्जरी इज नॉट रिकमेंडेड, ठीक है. सो व्हेनेवर दे कम टू यू फॉर
follow up, you do LFTs, you do CA99 and you do imaging to rule out if there is any recurrence or not. If there is recurrence, do not operate again. ठीक है. What are the adjuvant? वही CAGB वाले adjuvant, क्योंकि CAGB के अलग से ट्रायल्स नहीं है. CAGB और इंट्राहेपेटिक के ट्रायल्स साथ में क्लब होते हैं. So it's Prodigi 12, BCAT and BILCAP. तो Prodigi और BCAP ने कोई फायदा नहीं दिखाया था एडजुवेंट कीमोथेरेपी देने का. तो प्रोडिज ने दिया था जेमॉक्स वर्सेस सर्विलेंस आफ्टर R0 और R1 डिसेक्शन. दे फाउंड नो डिफरेंस इन रेकरेंस फ्री सर्वाइवल. बीकैट ने भी जेमसेटाबीन वर्सेस ऑब्जर्वेशन दिया था. दे फाउंड नो डिफरेंस इन ओवरऑल सर्वाइवल. बिलकैप हाउएवर शोड ओवरऑल सर्वाइवल बेनिफिट. इन्होंने 6 महीने एडजुवेंट कैप्सिटाबीन वर्सेस ऑब्जर्वेशन किया था. सो उनमें एक्चुअली थोड़ा वो था, मिक्स्ड क्लब था. इसमें 35% एक्स्ट्रा हेपेटिक थे, 19% इंट्राहेपेटिक कोलैंजियोकार्सिनोमा थे, 18% जीबी कार्सिनोमा थे. ठीक है. सो इट वाज अ मिक्स बास्केट काइंड ऑफ अ स्टडी. पर्टिकुलरली इसमें इंट्राहेपेटिक वाले नहीं थे, CAGB नहीं थे. इसमें इन्होंने बोला था गिविंग कैप्सिटाबीन फॉर 6 मंथ्स हैज अ ओवरऑल सर्वाइवल बेनिफिट. ठीक है. तो ये सब ग्रुप एनालिसिस है इसका. इसमें हजार्ड रेशियो सबसे कम जो है वो इंट्राहेपेटिक के लिए थी. ठीक है. 0.65 हजार्ड रेशियो आई थी इंट्राहेपेटिक के लिए. उसके बाद 0.81 फॉर एक्स्ट्रा हेपेटिक, 0.84 फॉर जीबी. ठीक है. सो फ्यूचर ट्रायल्स वो लोग देखेंगे. CTRT करना चाहिए, CTRT को, न्यू एडजुवेंट को, एडजुवेंट वर्सेस ऑब्जर्वेशन, ये और फ्यूचर ट्रायल्स हो सकते हैं. LTP टू बी रिमेम्बर्ड, LTP आप इंट्राहेपेटिक में नहीं करते हो. इट्स नॉट इंडिकेटेड इन इंट्राहेपेटिक. यू कैन अटेम्प्ट डूइंग LTP इन अ वेरी हाई लर. उसमें फिर भी छोटे ट्यूमर्स में रोल है. इन इंट्राहेपेटिक डू नॉट डू LTP. Some loco-regional therapies that you can do for unresectable intrahepatic cholangiocarcinomas, they are TACE, TARE, RFA, microwave, bland embolization. ठीक है. इन सब का मीडियन ओवरऑल सर्वाइवल TACE का 13 महीना, TARE का 11 महीना, ब्लैंड एम्बोलाइजेशन का 14 महीना. ठीक है. रेडिएशन थेरेपी बहुत सिलेक्टेड केसेस में करते हैं. ये था इंट्राहेपेटिक. नाउ कमिंग टू पेरीहाइलर. ठीक है. मैं पेरीहाइलर एक बार डॉक्टर राकेश के बाद पढ़ा दूं. मैं मेट्रो में चढ़ने वाली हूँ, अगर डॉक्टर राकेश ओके. हाँ मैं लिख सकते हैं इसको. ट्रीटमेंट ऑफ प्री मैलिग्नेंट, देन ट्रीटमेंट ऑफ अर्ली और T1 डिजीज और पैलिएशन ऑफ इनऑपरेबल. ठीक है. और बैरेट्स में भी डाल सकते हैं. ये PDT जो पढ़ाया था ना दिव्यांग ने, PDT लेजर है कि नहीं, मेरे को कंफ्यूजन था पहले, तो इसने कंफ्यूजन दूर कर दिया. वो भी डाल सकते हैं इसमें. ठीक है ना. PDT पहला है प्री मैलिग्नेंट डिजीज. प्री मैलिग्नेंट में कैसे हेल्प करेगा, तो लेजर बेस्ड एंडोमाइक्रोस्कोपी होता है, कॉनफोकल लेजर एंडोमाइक्रोस्कोपी, CLE, कॉनफोकल लेजर एंडोमाइक्रोस्कोपी. उससे क्या होगा, लीजन डिटेक्शन में हेल्प मिलेगी. ठीक है. कितना हेल्प मिलता है, इंक्रीजेस पर लीजन डिटेक्शन रेट ऑफ इसोफेजियल नियोप्लेजिया, हाई ग्रेड डिस्प्लेजिया एंड अर्ली एडिनोकार्सिनोमा इन बैरेट्स. ठीक है. बैरेट्स जब अपन फॉलोअप या स्क्रीनिंग कर रहे हैं, ये सर्विलेंस पे रख रखा है, तो अपने को वो देखने में हेल्प मिलती है. तो इसकी स्पेसिफिसिटी है 83.8. ठीक है. और सेंसिटिविटी इतना है 72.3. तो रफली याद रख सकते हैं 70-84. ठीक है. या 70-85 जैसा इजी लगे. CLE इज ए टूल फॉर इन विवो विजुअलाइजेशन. तो इसमें अपने को टिश्यू लेने की जरूरत नहीं है. इन विवो डायरेक्ट जैसे एंडोस्कोपी करते हैं वैसे ये डिटेल में दिखाता है टिश्यू स्ट्रक्चर एंड डिटेल असेसमेंट ऑफ म्यूकोजल लेयर सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स इन बैरेट्स इसोफेगस. इसलिए प्रोवाइड्स टारगेटेड, जहां अपने को गड़बड़ ज्यादा लगेगी वहां से बायोप्सी लेंगे. सो इट हेल्प्स इन अर्ली डायग्नोसिस ऑफ हाई ग्रेड डिस्प्लेजिया एंड अर्ली एडिनोकार्सिनोमा. ठीक है. तो पहला ये हो गया प्री मैलिग्नेंट में कैसे लेजर काम आएगा, कॉनफोकल लेजर एंडोमाइक्रोस्कोपी की वजह से. दूसरा है अर्ली में T1 में कैसे काम आएगा, तो T1 में एक्सीजन में काम आ जाएगा. NDA एंड KTPA लेजर यूज करते हैं इसमें, पोटेंशियली क्यूरेटिव ट्रीटमेंट ऑफ अर्ली म्यूकोजल इन सिटू एंड T1N0. तो उसमें भी दो टाइप होते हैं इसके, लो पावर्ड एंड फ्री बीम. तो दोनों में लो पावर्ड अच्छा रहता है. Low power control NDA laser when performed properly has many advantages compared with free beam. क्या क्या advantage है, more controlled vaporization of tissue, minimal charring, reduced smoke. ठीक है. and generation of less surrounding edema, मतलब टिश्यू डैमेज कम करेगा. ये कंट्रोल्ड वे में जाता है.
सो ये सब टिश्यू डैमेज कम होगा, चारिंग कम होगी, तो पेशेंट को डिस्कम्फर्ट भी कम होगा। ये सब फायदे किसके हैं? लो पावर कॉन्टैक्ट के। लो पावर कॉन्टैक्ट ND1 टिश्यू कॉन्टैक्ट में काम करता है ये। Additional technical aspects of Barrett's laser ablation is incorporation of Lugol's iodine chromoendoscopy। तो Lugol's iodine का रोल अपने को पता ही है। Lugol's iodine डाल के स्टेन कर लेंगे। तो कैसे कैसे हेल्प करेगा? अगर एट द स्टार्ट अपन डाल रहे हैं तो अपने को बेटर टारगेट मार्किंग होगी कि ये है, इसको निकालना है, ठीक है। और अगर एट द एंड अपन डाल के देख रहे हैं तो कोई रेजिडुअल है क्या, उसका आइडिया लग जाएगा। तो लुगोल बेस्ड लेजर एब्लेशन भी इफेक्टिव रहता है बैरेट्स में। Now all patients should remain on PPI therapy, preferable twice daily dose or higher with or without concurrent night time जो अपन ranitidine देते हैं, throughout the laser ablation therapy and after complete laser ablation। प्रोफाइलेक्टिकली ये देना है अपने को, क्योंकि एक तरह से वो अल्सर ही क्रिएट करेंगे ना अपन लेजर से रिसेक्ट करके। So careful patient selection is paramount to the success of this approach। और वो क्या क्या होगा? Includes meticulous endoscopic inspection of the Barrett's to detect DALM lesions, dysplasia associated lesion और masses जो होते हैं। तो अपने को meticulous देखना है कितने लीजन है, कहाँ कहाँ पे है, जो प्रागवे क्राइटेरिया अपन यूज करते हैं, और सीएटल वगैरह बायोप्सी वाले सारे प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं। लिमिटिंग इंक्लूजन ऑफ DLM लीजन लेस देन 2 सेंटीमीटर्स, ठीक है ना, बड़े लीजन नहीं उठाने, इतने ही रखने। यूज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी यूएस टू एक्सक्लूड पेशेंट्स हुज ट्यूमर्स पेनिट्रेट द सबम्यूकोसा और इन्वॉल्व लिम्फ नोड्स। तो ये अपन लेजर से टारगेट नहीं कर सकते, फिर सबम्यूकोसा से डीप हो या लिम्फ नोड हो, तो लिम्फ नोड तो निकाल नहीं सकते लेजर से। तो ये सब ध्यान देना है अपने को while considering for T1। Then last comes advanced esophageal cancer में कैसे काम आएगा? तो अपन ने पहले ही पढ़ा था डिस्फेजिया में। Who present with dysphagia typically with advanced and unresectable diverse treatment options are there। जैसा अपन ने पढ़ा था उधर, कीमो रेडिएशन, RT, ब्रेकी, स्टेंट, PDT, ND1, ये सारे ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। तो इनमें से ND1 या लेजर और स्टेंट जो है वो अर्ली रिजल्ट देते हैं, क्विक रिजल्ट्स। तो उसमें अपने को कब कौन सा लेना है वो देखेंगे अपन। क्वालिटी ऑफ लाइफ हैज बीन बेटर विद ND1 लेजर थेरेपी कंपेयर्ड विद स्टेंट। हाउएवर several factors play a role in declining whether to choose EMS और लेजर, ठीक है ना, या फिर लेजर प्लस RTCT। तो वो क्या क्या फैक्टर है? लोकेशन क्या है ऑब्स्ट्रक्टिंग ट्यूमर का? अगर GEJ पे है तो वहां स्टेंट डालना थोड़ा मुश्किल है, माइग्रेट कर जाएगा या एस्पिरेशन का रिस्क बढ़ा देगा, ठीक है। तो लोकेशन मैटर करता है कि GEJ पे है कि किधर है। अगर GEJ पे है तो स्टेंट माइग्रेशन होता है 10 to 30% रिस्क। अगर फिर दूसरा फैक्टर है ल्यूमिनल लेंथ कितना है, तो लेस देन 3 सेंटीमीटर शॉर्ट है अगर, तो फिर अपन लेजर से इजीली कर सकते हैं। अगर लेंथ ज्यादा है तो लेजर से दिक्कत आता है फिर, ठीक है। तो लेजर के फेवर में एक तो GEJ पे नहीं होना चाहिए, दूसरा लेंथ शॉर्ट होना चाहिए, तीसरा अपन देखेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है पेशेंट का, क्योंकि ग्रोथ जो होती है ना वो लगभग 2.5 से 3 महीने लेती है वापस स्टेंट को ऑक्लूड करने में। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर इससे कम है तो फिर ज्यादा करने से मतलब नहीं, सीधा स्टेंट डाल के छोड़ सकते हैं। ज्यादा है तो फिर अपन लेजर और उसके साथ कोई एडजुवेंट RT कीमो वो प्लान कर सकते हैं। सो ND1 लेजर यूज फॉर पैलिएशन ऑफ मैलिग्नेंट डिस्फेजिया हैज कर्टेल्ड। क्यों? बिकॉज ऑफ प्रेफरेंस एंड ईज ऑफ प्लेसिंग EMS। जितना अपना मतलब यूज बढ़ता जा रहा है तो उतना ही कंफर्टेबल होते जा रहे हैं अपन स्टेंट के साथ। एंड लेजर में हमेशा रिस्क रहता है अगर हाँ ये जी जंक्शन वाला पॉइंट बोलना ना यार, फिर से समझा नहीं मैं। जी जंक्शन में स्टेंट डालेंगे तो जी जंक्शन पे लेजर करना है या स्टेंट करना है? जी जंक्शन पे लेजर बेटर, अगर शॉर्ट सेगमेंट है लेजर बेटर है। लेजर बेटर, ठीक। और दूसरा है रिस्क ऑफ लेजर इंड्यूस्ड परफोरेशन, स्पेशली अगर लॉन्ग लेंथ रहेंगे मोर देन 3 सेंटीमीटर तो अपन पाथ मिस कर सकते हैं, इधर उधर गए तो फिर परफोरेशन हो जाएगा, या फिर कंट्रोल नहीं रहता है एनर्जी कई बार, तो उसकी वजह से भी अपन परफोरेशन का रिस्क है। समराइज कर लेते हैं, 4 जगह रोल है प्री मैलिग्नेंट, बैरेट्स, T1, पैलिएशन।
प्री मैलिग्नेंट में तो माइक्रोस्कोपी की वजह से हेल्प करेगा, क्या बोलते हैं उसको, कॉन्फोकल लेजर एंडोमाइक्रोस्कोपी। ठीक है, T1 में अपने को पता है EMR ESD अपन पढ़ते हैं, वैसे ही लेजर भी हेल्प कर देगा। ठीक है, अर्ली लीजन्स में। तो इसमें लो पावर कॉन्टेक्ट लेजर और फ्री बीम, मतलब एक तो टिश्यू टच करके काम करेगा और एक दूर से काम करेगा। तो उसमें कौन सा अच्छा है? लो पावर कॉन्टेक्ट अच्छा है। क्यों? ये सारे फायदे हैं उसके, कंट्रोल्ड वेपराइजेशन, मिनिमल चारिंग, रिड्यूस स्मोक, लेस सराउंडिंग एडिमा, लेस डिस्कम्फर्ट ऑफ पेशेंट। उसके बाद अपन लुगोल साइडिन को यूज करके भी साथ में लेजर का यूज कर सकते हैं। तो लुगोल क्रोमो एंडोस्कोपी कैसे हेल्प करेगी लीजन को डिटेक्ट करने में, भले ही वो स्टार्ट करने से पहले करें या बाद में करें, लीजन डिटेक्ट करने में इजी रहेगा। ठीक है, उसके बाद आता है अपना कि अपने को पीपीआई का कवरेज देना है और लीजन सेलेक्ट करना है केयरफुली। छोटे लीजन लेने हैं, कितना कितना लोकेशन है, क्या क्या नंबर है, वो सारा देखना है। ठीक है, साथ में अपने को देखना डीप तो नहीं है या नोड तो नहीं है, ये सब रूल आउट करना है। फाइनली इसमें है अपना डिस्फेजिया में, तो डिस्फेजिया में अगर जीजे पे है या मोर देन 3 सेंटीमीटर है, तो ऐसे में अपने को फिर ट्राई करना है कि स्टेंट और सम इधर और कोई रास्ता है अपने पास तो वो अपने को यूज करना है, पर उसमें लेजर ठीक नहीं रहेगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पेशेंट भी मैटर करती है, क्योंकि शॉर्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी है तो अपन स्टेंट के साथ ही काम चला सकते हैं। ठीक है, तो अभी लेजर का धीरे धीरे यूज कम हो रहा है डिस्फेजिया में। क्यों? क्योंकि ईज ऑफ प्लेसिंग, जितना स्टेंट नए आते जा रहे हैं तो उससे माइग्रेशन का रिस्क भी कम हो रहा है और अपन यूज टू भी हो रहे हैं, तो ईज मिल रहा है उससे। सेकंड इज लेजर इंड्यूस्ड परफोरेशन का रिस्क इज ऑलवेज देयर। ये था, थैंक यू। हेलो, अभी भी आवाज क्लियर नहीं हाँ है। पढ़ा लो पढ़ा लो पढ़ा। अच्छा आवाज आ रही है? तो इंट्राहेपाटिक हमने पढ़ा था, दिस वाज बियॉन्ड सेकंड ऑर्डर डक्ट। पेरी हाइलर क्या है? सेकंड ऑर्डर डक्ट है, सिस्टिक डक्ट। ठीक है, सो इसमें एज कंपेयर टू इंट्राहेपाटिक देयर इज अ लिटिल बेटर प्रोग्नोसिस। ठीक है, तो हमको क्लैटस्किन ट्यूमर पे सवाल आया था, ऑल्सो नाउ इट इज एन ऑब्सोलीट टर्म। तो क्लैटस्किन ट्यूमर है क्या? इट्स बेसिकली ट्यूमर दैट कॉज डक्टल ऑब्स्ट्रक्शन एट द हाइलर रीजन। ये इंट्राहेपाटिक भी हो सकता है, एक्स्ट्राहेपाटिक भी हो सकता है। ठीक है, बट व्हाटएवर कॉजेज ऑब्स्ट्रक्शन एट द हाइलर रीजन, that is Klatskin tumor, and this terminology now is inaccurate and should be best avoided. ठीक है, so ये इनिशियली वही एसिम्प्टोमेटिक होंगी, लेकिन जैसे जैसे बढ़ेंगे इट कैन कॉज पेनलेस ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। एसोसिएटेड विद जॉन्डिस के साथ जो आते हैं सिम्टम्स, वेट लॉस, प्लूराइटिस, एब्डोमिनल पेन और कोलैंजाइटिस इन रेयर्स ऑफ सर्फेस। तो ये है क्लैटस्किन ट्यूमर। कोई फिक्स्ड इसका वो नहीं है, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी बोथ इंट्राहेपाटिक एज वेल एज एक्स्ट्राहेपाटिक ट्यूमर, बट व्हाटएवर कॉजेज ऑब्स्ट्रक्शन एट द हाइलर जंक्शन। ठीक है, सो पेरी हाइलर की बात करते हैं कि पेरी हाइलर में ये ना CA लिखा हुआ है, तो CEA इज नॉट हेल्पफुल बिकॉज इट हैज अ वेरी लो प्रेडिक्टिव वैल्यू। CA 99 हैज लिमिटेड वैल्यू। क्यों? क्योंकि ये कोलेस्टासिस में भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, इसमें 89% जो है, अगर 100 से ऊपर है आपका CA 99, सो इट इज 89% सेंसिटिव फॉर मैलिग्नेंसी। ठीक है, सो इसमें ठीक है, सो इसमें एक और चीज रहती है, ल्यूइस ए एंटीजन आपका अगर है ना, तो ल्यूइस ए एंटीजन नेगेटिव जो होते हैं वो 10% ऑफ पॉपुलेशन इज ल्यूइस ए एंटीजन पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ, लुईस ए एंटीजन जो अगर नेगेटिव है, दे कैन नॉट सिंथेसाइज CA99। ठीक है, सो लुईस ए एंटीजन नेगेटिव जो होंगे तो उनमें CA99 आप यूज नहीं कर सकते, तो इट इज नॉट अ वेरी रिलायबल वैल्यू CA99। ठीक है, सो इसका एक कंबाइंड इंडेक्स भी है जो प्रपोज हुआ है, बट इट हैज मिक्स्ड रिजल्ट्स। ठीक है, सो डायग्नोसिस हाउ डू यू डू इट? यू आइदर हिस्ट्री से हमें कुछ कुछ पता चलता है, कोलैंजियोग्राफी करते हैं, साइटोलॉजी ले सकते हैं, ब्रश साइटोलॉजी, टिश्यू एनालिसिस। ठीक है, ये आगे भी पढ़ेंगे एग्जैक्टली क्या क्या कर सकते हैं। सो अगर यूनिलैटरल ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, सेकंड ऑर्डर लिम्फेटिक से सिस्टिक डक्ट तक, तो यूनिलैटरल ऑब्स्ट्रक्शन तो जॉन्डिस नहीं करेगा। ठीक है, जब तक आपका कॉन्फ्लुएंस इन्वॉल्व नहीं हो जाता। जब कॉन्फ्लुएंस इन्वॉल्व होता है तब इट कैन कॉज जॉन्डिस। ठीक है, ALP GGT बड़ा होगा,
अट्रोफी हाइपरट्रोफी होगी। जब यूनिलैटरल ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो जिस साइड का ट्यूमर है उस साइड पर अट्रोफी होगी, ऑपोजिट साइड की हाइपरट्रोफी होगी, ठीक है। और पेरीहाइलर में, ठीक है, पेरीहाइलर स्ट्रक्चर जो कॉज करेगा, तो स्ट्रक्चर जो है डिपेंड करेगा कि ऑफ कोर्स क्या नेचर है, मतलब इट कैन कॉज स्ट्रक्चर एज वेल एज इट कैन कॉज जॉन्डिस, ठीक है। फिर यू कैन यूज यूएसजी, एमआरआई, एमआरसीपी। आपको एमआरआई एमआरसीपी से आपका एक्सटेंट ऑफ डक्ट इन्वॉल्वमेंट, वैस्कुलर इन्वेजन पता चल जाता है कि क्या क्या वो है। फिर देयर आर फ्यू इन्वेस्टिगेशनल, जैसे कि पेरोरल कोलैंजियोस्कोपी, जिसमें स्पाई ग्लास सिस्टम यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन इस कोलैंजियोस्कोपी यूज करने का एक नुकसान क्या है कि अगर आप पेरोरल जा रहे हो तो आप कोलिंजाइटिस का रिस्क भी बढ़ा रहे हो। इसमें जो ग्रेडिंग क्राइटेरिया होता है उसको मियामी क्राइटेरिया कहते हैं। ईयूएस एफएनएसी बेसिकली क्या हेल्प करेगा, नोडल स्प्रेड को अगर आपको डाउट है तो ईयूएस एफएनएसी विल हेल्प यू इन डिटेक्टिंग एफएनएसी। अगर लिम्फ नोड पॉजिटिव आ गया इट इज अनरिसेक्टेबल, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पैराओटिक लिम्फ नोड्स आपको दिख रहे हैं दे आर पॉजिटिव, और सेकंड ऑर्डर लिम्फेटिक्स आर पॉजिटिव, इफ दे कम आउट टू बी पॉजिटिव बाय ईयूएस एफएनए इट इज अनरिसेक्टेबल, ठीक है। और एक इंट्राडक्टल अल्ट्रासाउंड भी होता है जो आप ईआरसीपी के साथ यूज करते हैं, वो भी कर सकते हो, ठीक है। यूजुअली हमने पढ़ा था कि इंट्राहेपेटिक वाले जो हैं वो नोड्यूलर होते हैं और पेरीहाइलर और एक्स्ट्राहेपेटिक वाले आर स्क्लेरोजिंग, ठीक है। सो दैट्स व्हाई व्हेन यू डू अ पेरीहाइलर वाले का आप ब्रश सैम्पलिंग्स लेने की कोशिश करते हो, दीज आर डेस्मोप्लास्टिक ट्यूमर्स, दीज आर नॉट पैपिलरी ट्यूमर्स, सो दे आर लेस एक्सेसिबल फॉर सैम्पलिंग। क्यों? बिकॉज दीज आर डेस्मोप्लास्टिक ट्यूमर्स, ठीक है। सो अगर पॉजिटिव आ गया, आपने जब इनका सैम्पलिंग की है, ब्रश साइटोलॉजी ली, सो अगर आपने इनको पॉजिटिव आ गया तो बहुत अच्छा, इट हैज पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू ऑफ 100%. सो इफ द ब्रश साइटोलॉजी, ऑल्दो व्हेन डन डिफिकल्टली, व्हेन इट इज पॉजिटिव इट इज पॉजिटिव, बट व्हेन it is negative you can't really say if it is negative. So it has 56% sensitivity but 100% positive predictive value and specificity, ठीक है ना। सो इंट्राडक्टल टिश्यू बायोप्सी बड़ा लो डायग्नोस्टिक यील्ड है, क्योंकि आप कह नहीं सकते दीज आर वेरी स्क्लेरोजिंग काइंड ऑफ ट्यूमर्स, तो आप इनका बायोप्सी साइटोलॉजी इतना ढंग से ले नहीं पाते हो। अगर ले भी पाते हो तो नेगेटिव आए तो यू कांट रियली से इफ इट इज नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें जो टीएनएम स्टेजिंग होती है इट डज नॉट डिफाइन डिसेक्टेबिलिटी। इसमें जो बिस्मथ क्राइटेरिया होता है दैट इज द वन दैट गाइड्स यू फॉर सर्जिकल रिसेक्शन, ठीक है। सो एक्सटेंट ऑफ डिजीज हमें एमआरआई, एमआरसीपी, ईआरसीपी और पीटीसी से पता चलेगा। आपको एमआरआई, एंजियोग्राफी या सीटी स्कैन से वैस्कुलर इन्वेजन पता चलेगा, ठीक है। हम प्लान करते हैं तो आप अगर एक साइड का वैस्कुलर इन्वेजन है, दूसरी साइड का बिलियरी इन्वॉल्वमेंट है, दैट इज अनरिसेक्टेबल। तो आपको चाहिए कि आप दोनों साइड के सिस्टम्स ना निकालो। अगर एक ही साइड का पोर्टल वेन और एक ही साइड का बाइल डक्ट इन्वॉल्वमेंट है, यू कैन स्टिल टेक इट आउट। वन साइड बिलियरी इन्वॉल्वमेंट, वन साइड वैस्कुलर इन्वॉल्वमेंट, नॉट you won't be able to do a resection, ठीक है। एफएनए हमने पढ़ लिया, डिस्टेंट लिम्फ नोड पता करने में हेल्प करता है। एलटीपी आप पेरीहाइलर में अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। सो देन इट इज एन अर्ली स्टेज ट्यूमर बट अनरिसेक्टेबल। सो अर्ली स्टेज unresectable perihilar cholangiocarcinoma in very highly selected patients you can attempt a liver transplant, but when it is a extrahepatic nodal disease or you have metastasis, that is a contraindication to transplant, ठीक है। So you only targeting the liver, changing the liver will help, but when you have disease which is outside of liver, that is extrahepatic nodal spread है, metastasis है, then you can't do a transplant. और इसमें जो higher with MSc first with liver transplant later on, the quality of life is similar to that of liver transplant for other reasons. Whenever you are considering doing an LTP, you should not do an FNA because that will lead to seeding.
ठीक है। फिर कुछ कुछ जो है अर्ली रिपोर्ट्स हैं डूइंग EBRT लिप 5-fluorouracil देन गोइंग फॉर ट्रांसप्लांट एंड देन मेंटेनेंस केप्सिटाबीन, तो उनके अच्छे सर्वाइवल आए हैं, बट दिस इज फॉर वेरी वेरी स्मॉल ट्यूमर्स एंड दीज आर अर्ली रिपोर्ट्स। मोस्टली हमको क्या करना है, ये LTP इज फॉर अ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन, छोटे ट्यूमर बट अनरिसेक्टेबल, ठीक है। सर्जरी इज व्हाट यू यू नो बेस योर थेरेपी ऑन। तो हम लोगों को क्या करना है, यू want to excise because perihilar is what this is up to second order ducts up to cystic duct, ठीक है। तो आपको एक्सेजन करना है फर्स्ट ऑर्डर ब्रांचेस का, क्योंकि बियॉन्ड सेकंड ऑर्डर तो आप नहीं कर सकते ना, बियॉन्ड सेकंड ऑर्डर तो आप करोगे तो आपको उस साइड की हेपेटेक्टमी करनी पड़ जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो यू वांट टू एक्साइज द बाइल डक्ट्स अप टिल फर्स्ट ऑर्डर ब्रांचेस, ठीक है। Beyond this, you will have to do hepatectomy with Roux-en-Y hepaticojejunostomy, ठीक है। So इसमें you might even require कि अगर करना पड़े, you might have to do en bloc resection of at least one lobe of liver with extrahepatic bile duct with periportal lymphadenectomy. You might have to do depending on the extent of disease, ठीक है। So even if you have to do excision of one lobe of liver with some amount of extrahepatic duct भी आपको निकालनी पड़े and lymphadenectomy करते ही हैं, वो करना पड़े, you can achieve an R0 resection with this, you will do it, ठीक है। So if somebody has jaundice to begin with, so first of all you will do a Burrough biliary drainage, ठीक है। So it will help you elevate symptoms, complications भी कम होंगे, appropriate होगा अगर आप किसी का हेमी एपिडेक्टमी प्लान कर रहे हो, it is better that you decrease their jaundice, ठीक है। विटामिन के डेफिशिएंसी को वो करो, करेक्ट करो, बावल प्रेप दो, फर्स्ट ऑर्डर ब्रांचेस तक हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। कॉर्डेट लोब रिसेक्शन भी करना पड़ जाता है, इट इज रूटीनली परफॉर्म। सो व्हेन यू एक्सरसाइज फर्स्ट ऑर्डर डक्ट्स along with lymphadenectomy, periportal lymphadenectomy हम करते हैं, you also do routinely caudate lobe resection। तो हम caudate lobe resection क्यों करते हैं, because 46% patients में caudate lobe is microscopically involved। So when considering perihilar cholangiocarcinoma, you have to do first order डक्ट्स तक आपको निकालना है एंड लिम्फेडेक्टमी करनी है, कॉर्डेट लोब भी निकालना है। सो कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होंगे, ऑब्वियसली जब हमने बोला कि जब दोनों साइड इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए, डक्ट या फिर वेसल। सो बायलैटरल बिलियरी इन्वॉल्वमेंट अगर हो गया कि चारों सेक्टोरल डक्ट्स इन्वॉल्व हो गई तो आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। बायलैटरल इंट्राहेपेटिक बाइल डक्ट स्प्रेड हो गई, नहीं निकाल सकते। मेन पोर्टल वेन इन्वॉल्वमेंट, हेपेटिक आर्टरी बायलैटरली इन्वॉल्व हो गई, दोनों साइड पोर्टल वेन इन्वॉल्व हो गई, ठीक है। एक साइड का वैस्कुलर इन्वॉल्वमेंट, एक साइड की बिलियरी डक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। पेरीपोर्टल लिम्फेडेनोपैथी इज नॉट अ कॉन्ट्राइंडिकेशन बिकॉज वो हमारे रीजनल लिम्फ नोड्स में होंगे, ठीक है। बियॉन्ड दैट N2 जब हमने बोला था, सीलियाक एक्सिस, पेरी हेपेटिक, वो सब अगर इन्वॉल्व है, इंटर आउटर केबल, दैट इज अ कॉन्ट्राइंडिकेशन। पेरीपोर्टल लिम्फेडेनोपैथी इज नॉट अ कॉन्ट्राइंडिकेशन, ठीक है। सो लिम्फेडेनेक्टमी जो हम करते हैं, लिम्फेडेनेक्टमी का एक्सटेंट क्या होगा, ऑल द सॉफ्ट टिश्यू जो आपके HDL में है, पोर्टल वेन हेपेटिक आर्टरी छोड़ के सारा सॉफ्ट टिश्यू निकालना है, ठीक है। एंड कॉमन हेपेटिक आर्टरी और जो स्टेशन 8 सीलियाक एक्सिस के अलोंग नोड्स और इंटर आउटोकेबल नोड्स हमें असेस करने हैं, क्योंकि पेरी पैंक्रियाटिक नोड्स और इंटर आउटोकेबल नोड्स सीलियाक एक्सिस के अलोंग नोड्स जो है ये आपके N2 नोड्स है, अगर ये पॉजिटिव है इट इज अनरिसेक्टेबल। एटलीस्ट 7 नोड्स आपको यील्ड करने हैं, ठीक है। सो रिसेक्टेबल 1/3 ही हो पाते हैं, ठीक है। एंड 5-year सर्वाइवल इज 10 to 35% इवन आफ्टर रिसेक्शन। इट विल हाईली डिपेंड ऑन इफ यू आर गेटिंग नेगेटिव मार्जिन्स और नॉट। फ्लोरेसेंस सेक्शन करवाते हैं तो इवैल्यूएट मार्जिन्स रेगुलरली, तो अगर आपके मार्जिन्स पॉजिटिव हैं तो सर्वाइवल सीधा आधा हो जाता है, अगर नेगेटिव मार्जिन है तो 3.5 साल सर्वाइवल है, पॉजिटिव मार्जिन है तो 1 से 1.5 साल। नेगेटिव प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स में वही है, ट्यूमर स्टेज, नोडल डिजीज, ग्रेड, पहले प्री ऑफ बिलिरुबिन एल्बुमिन कितना था, म्यूकोबिलिया फेंक के उसने अगर जॉन्डिस किया था तो, सेप्सिस हुआ था तो, दीज आर ऑल प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स। जो रेकरेंस होता है वो मोस्टली इसका ट्यूमर बेड पे ही आता है। मेटास्टेसिस जो होते हैं वो लंग को होते हैं सबसे ज्यादा, फॉलोड बाय मीडियास्टिनम लिवर, एंड इट इज आल्सो एसोसिएटेड विद अ हाई रेट ऑफ लोकल रेकनेंस, पेरिटोनियल स्प्रेड एंड एक्स्ट्रा हेपेटिक डिजीज। तो इसमें भी जब आप सर्वेलेंस करोगे सिमिलर टू इंट्राहेपेटिक, पहले 2 साल 3-3 महीने में बुलाओगे, उसके बाद 6-6 महीने में बुलाओगे। MRI इज बेटर फॉर डूइंग अ सर्वेलेंस एज कंपेयर टू CT,
ठीक है। एंड फॉर नोडल एंड डिस्टेंट नोड अपफ्रंट के लिए अगर आपको नोडल और डिस्टेंट मेटास्टेसिस रूल आउट करने तो इट इज बेटर देन एमआरएल कॉर्ड्स। ठीक है, रेकरेंस आए तो इसमें भी नहीं पता हमको क्या करना है, सर्जरी करनी है नहीं करना, तो रेकरेंस आए तो ट्रायल्स में यूजुअली बेटर है कि डाल दिया जाए। ठीक है, इसमें जो है इंट्राहेपेटिक के हमने 3 पढ़े थे, बी कैट, बिल कैप और तीसरा जो के बॉक्स वाला था वो। इसमें जो एडजुवेंट के ट्रायल्स हैं, हाँ, इसमें जो है दैट इज वॉक 0.09। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें उन्होंने लिया था एक्स्ट्राहेपेटिक कोलैंजियोकार्सिनोमा सीएजीबी दोनों। इन्होंने केपसिटबिन और जेमसिटबिन दिया था एडजुवेंट, दोनों केपसिटबिन और जेमसिटबिन। अगर प्रोग्रेस नहीं किया तो 3 महीने देने के बाद ये लोग कंसोलिडेटेड रेडियोथेरेपी देते थे टू द बेड विद कॉन्करेंट केपसिटबिन। तो उन्होंने देखा कि इसके बाद 2 year सर्वाइवल वाज 65%, मीडियन ओवरऑल सर्वाइवल वाज 35 months। ठीक है, ये एडजुवेंट के कुछ ट्रायल्स हुए थे इसमें आई थिंक दे डिड नॉट टेक अ अदर आर्म। ठीक है, तो ये मेट्रो कहाँ पहुंच गई, राजीव नगर क्या? आवाज कट रही। दिव्यांग को कंटिन्यू करने के लिए बोले क्या? वैसे तो लास्ट आवाज मेरी आ रही है? हेलो, अब आई आवाज आई। हेलो आ गई? ठीक है, ओके। तो ये ओजे पे भी हमको एक क्वेश्चन आया था कि ओजे अगर है किसी को तो क्या कर सकते हैं। तो परक्यूटेनियस वाला मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है। इससे आप प्लास्टिक और मेटल स्टेंट दोनों यूज कर सकते हो। तो प्लास्टिक स्टेंट कब यूज करते हैं? जब हमको पता है कि हमें कभी ना कभी ऑपरेट करना है। मेटल स्टेंट को यूज करते जब हमें कभी ऑपरेट नहीं करना। ठीक है, तो अच्छा है कि परक्यूटेनियस करो, लेकिन इससे क्या होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी घट जाती है। हम करना क्या चाहते हैं, हमारा एम क्या है कि आप मोर देन 50% और लिवर जो है वो ड्रेन कर पाओ। ठीक है, आप अगर बायलैटरल स्टेंट डालते हो, बायलैटरल स्टेंट डिपेंडिंग ऑन आपका ड्रेनेज कैसा है, आपके जो आपके सिस्टम है वो दोनों सिस्टम अलग अलग ड्रेन हो रहे हैं, दोनों सिस्टम वाई बना रहे हैं। तो अगर दोनों अलग अलग ड्रेन करते हैं, राइट साइडेड लेफ्ट साइडेड, एंड यू हैव टू ड्रेन बोथ साइड्स, देन यू डू अ साइड बाय साइड स्टेंटिंग। ठीक है, या फिर कॉन्ट्रालैटरल स्टेंटिंग थ्रू द मेश ऑफ द फर्स्ट स्टेंट, दैट इज स्टेंट इन स्टेंट, अगर डबल करना पड़े तो दिस विल डिपेंड ऑन कि आपका ड्रेनेज सिस्टम कैसा है। तो बोथ आर ड्रेनिंग इनटू वन कॉमन साइड, या फिर दोनों की ड्रेनेज अलग अलग है, तो इट कैन बी साइड बाय साइड और वन थ्रू द अदर। ठीक है, तो आप जब प्लास्टिक स्टेंट्स यूज करते हो तो इसमें ब्लॉकिंग का चांस ज्यादा होगा, तो ये 2 से 6 महीने टिकते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। मेटल स्टेंट्स 8 से 10 महीने टिकते हैं। ठीक है, इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि जो आपने कैथेटर डाला है, कैथेटर ट्रैक्ट जो है उसमें भी रिकरेंस हो सकती है। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ देम कि परक्यूटेनियस ड्रेनेज करते हो तो ये रहता है। ठीक है, और कैसे आप पैलिएट कर सकते हो, सर्जिकल अप्रोचेस कर सकते हो। ठीक है, ये बाईपास जो है इट इज नॉट सुपीरियर टू कैथेटर। तो ऐसा कोई नहीं है कि ये बोल रहा है कि सर्जरी कर दो तो कैथेटर से ऊपर है, ऐसा नहीं है। ठीक है, बट आपका किस चीज से आप बच जाते हो, आप कोलेंजोइटिस से बच जाते हो, ऑक्लूजन स्टेंट से बच जाते हो, रिप्लेस नहीं करना पड़ता। ठीक है, ये एक ऑप्शन इसलिए है। मॉर्बिडिटी ऑल्दो इसकी ज्यादा है। ठीक है, तो ये आप बेसिकली कब यूज करते हो, so, जैसे फॉर एग्जांपल यू patient for a resection, but you got to know if he is unresectable, then for the sake of palliation you can come out by doing a surgical bypass. ठीक है, तो इंट्रापैरेन्काइमल डक्ट जो आपको दिख रही है, वन बिग इंट्रापैरेन्काइमल डक्ट, यू कैन ड्रेन दैट टू जेजुनम। तो हेपाटिकोजेजुनोस्टमी करके आ सकते हो। और कैसे पैलिएट कर सकते हैं, जो अभी डॉक्टर राकेश ने भी बताया, फोटोडायनामिक थेरेपी। तो यू कैन यूज फोटोडायनामिक थेरेपी विद और विदाउट स्टेंटिंग। ठीक है, so if you do PDT with stenting, तो इसमें survival they've seen 493 days, which is good, more than 1 year. ठीक है, and इससे क्या होता है, they see that इससे quality
ऑफ लाइफ बेटर होता है, कोलेस्टेसिस का चांस बेटर होता है, स्लाइटली सर्वाइवल भी इंप्रूव होता है. हाउएवर व्हेन यू डू स्टेंटिंग अलोन इट इज हार्डली 98 days. ठीक है, which along with stenting will help in decreasing biliary sepsis as well. रेडिएशन का डेटा कम है. ब्रेकीथेरेपी का डेटा भी, आप ब्रेकी जब आप देते हो तो आप अनरिसेप्टेबल रेकरेंट में ब्रेकी दे सकते हो. ये आप किससे देते हो? परक्यूटेनियस ट्यूब से देते हो. सर्वाइवल इसमें 23 महीने तक उन्होंने देखा है, मीडियम सर्वाइवल. ठीक है, सो इट मे बी इफेक्टिव बट इट इज वेरी वेरी टॉक्सिक. एंड इसका एक जो वो होता है दैट इज ड्यूडनल या पाइलोरी अल्सरेशन कर सकता है. ठीक है, एंडोबिलियरी आरएफए भी कर सकते हैं. ये एंडोबिलियरी आरएफए इज सिमिलर टू फोटोडायनेमिक थेरेपी. ठीक है, और आप जो अप्रोच लेते हो उसमें दैट इज ट्रांसगैस्ट्रिक अप्रोच. आप ट्रांसगैस्ट्रिक बिलियरी आरएफए करते हो. ठीक है, तो ये पैलिएशन के कुछ कुछ वो है. आप यू कैन डू स्टेंटिंग और यू कैन डू surgical palliation, you can do PDT, you can do radiation, you can do RFA. यही था ना. एक तो ये टेबल बना देना. ठीक है, ये टेबल बना दिया एक पेज पे कि भाई सिस्टिक नियोप्लाज्म्स तुम एक तो ये भी कर सकते हो. पहले ये बनाना सिस्टिक नियोप्लाज्म. सिस्टिक lesions of the pancreas could be a pseudocyst which is not a neoplasm or it could be a cystic neoplasm. सिस्टिक नियोप्लाज्म में एक आता है आपका सीरस, एक आता है म्यूसिनस और तीसरा आता है इसमें है एक्चुअली आईपीएमएन. ठीक है, तो माइक्रोसिस्टिक म्यूसिनस इज यूजुअली माइक्रोसिस्टिक कैन बी विदाउट पैंक्रियाटिक डक्टल कनेक्शन, इट इज सीरस, एंड विथ पैंक्रियाटिक डक्टल कनेक्शन इट इज साइड ब्रांच और मेन ब्रांच आईपीएमएन. ठीक है, तो ये एक डायग्राम बना देना अगर टाइम कम है तो. ये क्लासिफिकेशन का डायग्राम और ये सैबिस्टन का ये वाला डायग्राम. ठीक है, ये डायग्राम अपन लास्ट में पढ़ेंगे सब करने के बाद. ओके, तो ये दोनों डायग्राम बना दिए. दो पेज कवर हो जाएंगे आपके इनफ, अगर टाइम नहीं है तुम्हारे पास तो. ठीक है, बाकी अपने पढ़ते हैं सीरस सिस्टिक नियोप्लाज्म से चालू करते हैं. सीरस इज नॉट मैलिग्नेंट. ठीक है, नॉट मैलिग्नेंट. तो इसका सर्जरी का इंडिकेशन क्या है? इंक्रीज साइज, देयरफॉर लीडिंग टू इंक्रीज सिम्पटम्स. ठीक है, एक ये याद रखना. सॉलिड पैपिलरी बाद में पढ़ेंगे. ऐसे रहता है एज वाइज. मैंने ऐसे याद रखा है M फॉर मदर, M फॉर म्यूसिनस, S फॉर सीनाइल. सीनाइल मतलब ओल्ड एज, मतलब ग्रैंडमा, मतलब सीरस सिस्टिक. मैंने ऐसे याद रखा है. तीसरा जो है आईपीएमएन इज ऑल्सो ओल्ड एज 70 to 80 years. तो आईपीएमएन को गलती से यहाँ मत डाल देना. ठीक है, डॉटर इज सॉलिड सूडोपैपिलरी विच इज वेरी रेयर. ठीक है, सो म्यूसिनस मदर, सीनाइल, सीरस, ग्रैंडमा. ठीक है, एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है. सब फीमेल्स में ज्यादा कॉमन है एक्सेप्ट आईपीएमएन. आईपीएमएन का मेल और फीमेल रेशियो सेम. तो सीरस सिस्टिक का क्या है? प्रेडिलेक्शन फॉर द हेड ऑफ पैंक्रियास. हायर मीडियन एज अपन ने पढ़ लिया. सीनाइल मतलब ग्रैंडमास. बिनाइन है और हेड में प्रेजेंट कर रहा है, मतलब तुम्हारे साइन सिम्टम्स वेग वाले रहेंगे और यहाँ जॉन्डिस रहेगा. सो वेग एब्डोमिनल पेन, फ्री वेट लॉस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस. एक्सिजन के बाद ग्रॉस एग्जामिनेशन. हाँ, ये सारे पैंक्रियाटिक नियोप्लाज्म्स का इन्वेस्टिगेशन सीटी है, एसओएस, एमआरसीपी, एमआरआई और ईयूएस. बाकी हर एक में पहले सीटी कराना है यूनो सोनोग्राफी करने के बाद ऑब्वियसली. ठीक है, सो इसका क्लिनिकल फीचर आ गया. एक्सिजन के बाद ग्रॉसली इट इज अ लार्ज मास और इसको अपन ने माइक्रोलोब्युलेटेड बोला है. तो लार्ज मास विद माइक्रोलोब्यूल्स. ये लोब्यूल्स हैं, ये सेप्टा नहीं है. जैसे म्यूसिनस क्या होता है? म्यूसिनस के अंदर एक होता है जिसके अंदर सेप्टा होता है. इसमें सेप्टा नहीं है, इसके अंदर इट इज अ लार्ज मास बट दैट मास इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ स्मॉल लोब्यूल्स. तो इसलिए इसको माइक्रोलोब्युलेटेड बोलते हैं. और ये सारे के सारे लोब्यूल्स ना एक सेंट्रल स्कार के अगेंस्ट के सेंट्रल स्कार के अराउंड रहते हैं. तो इसमें सेंट्रल स्कार दिखता है सीटी में. ठीक है, तो वेल सर्कमस्क्राइब्ड मासेस. माइक्रोस्कोप में आता है मल्टीलोक्युलेटेड स्मॉल सिस्ट, central calcification with a sunburst appearance with a that is a central scar,
seen in 10 to 20% of the patients. They are always benign, so you have to observe. Plus senile age group में है, तो observation is better. Tumors larger than 4 centimeter have a higher growth rate. Therefore, in those select patients, you can end up doing a resection if you want to, but it is a benign surgery, तो lymph node dissection वगैरह की जरूरत नहीं. ठीक है, तो ये टेबल सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए याद करने को मैंने बताना, ये टेबल है और ये टेबल है. ठीक है, तो अभी अपन ने सीरस पढ़ा, तो उसमें ये या इसमें ये देखो, ये सब याद कर लो, उसका एकदम ऑपोजिट म्यूसिनस है. ठीक है, 75% फीमेल, ग्रैंडमा एज ग्रुप 60 to 70, हेड में ज्यादा रहता है, माइक्रोसिस्टिक रहता है, सेंट्रल स्कार रहता है. म्यूसिनस पढ़ेंगे. म्यूसिनस इज मदर, मोस्ट कॉमनली फीमेल, वेरी रेयरली इन मेल्स. तो ये कॉमन है, खाली एज ग्रुप अलग है, बाकी सब म्यूसिनस का अलग है. दिस वाज सिंगल सिस्ट विथ लार्ज मल्टीपल स्मॉल नोड्यूल्स, मलोब्यूल्स. दिस इज यूजुअली वन सिंगल मैक्रोसिस्ट. ठीक है, अभी इसके अंदर सब छोटे छोटे सिस्ट थे, जो बीच में सेंट्रल स्कार था और यहाँ पे हर जगह पे सिस्ट है. यहाँ पे एक ही बड़ा सिस्ट है, तो इसका कैल्सिफिकेशन पेरिफेरी में होता है, दैट इज एगशेल कैल्सिफिकेशन. ठीक है, ये हेड में था, ये टेल में. तो ये पूरा ऑपोजिट है, माइक्रोसिस्टिक, मैक्रोसिस्टिक, मल्टीपल लोब्यूल्स, ओनली सिंगल सिस्ट, सेंट्रल स्कार ओनली इन 20%, 20% में पेरिफेरल कैल्सिफिकेशन. इसमें भी कैल्शियम था, इसमें भी कैल्शियम है. ये हेड में रहता है, ये बॉडी और टेल में रहता है. देख, इसमें एमसीएन में ना एक ट्रिक बोलता हूँ मैंने जो यूज करता हूँ. एमसीएन इज एमआरआई इसमें, तो फर्स्ट तो वो हो गया अपना मिडिल एज बोल दे, या तू वो जो तेरा ट्रिक है मदर वाला. ठीक है, सेकंड इज एमसीएन का फुल फॉर्म अपन ऐसे ले, एम फॉर मोस्ट, सी फॉर कॉमन, एंड एन इज नियोप्लाज्म. सो इट इज मोस्ट कॉमन सिस्टिक नियोप्लाज्म ऑफ पैंक्रियाज. ठीक है, अच्छा, वो मैंने नहीं देखा. सेकंड, इट हैपेंस इन मिडल ऑफ पैंक्रियाज, एम फॉर मिडल. मिडल बोले तो बॉडी एंड देन टेल, अपने मतलब हेड में अपने को कंफ्यूजन नहीं होगा फिर. मिडल ऑफ पैंक्रियाज. एंड फाइनल इज इट हैज मैलिग्नेंट पोटेंशियल. सो ऑल एम आर देयर, एम एम एम. ठीक, हाँ वो भी बढ़िया. मैक्रोसिस्टम, या यस, ओके. तो बस, तो राकेश ने एक्चुअली सब फीचर्स बता ही दिए उसके. कहाँ गया एमसीएन? हाँ, ये रहा, सब फीचर्स बता ही दिए. म्यूसिन प्रोड्यूसिंग, लैक कम्युनिकेशन विद द पैंक्रियाटिक डक्ट. ठीक है, आईपीएमएन में भी एम है, म्यूसिन मतलब एम का मतलब ही म्यूसिन है, और एमसीएन के अंदर भी एम का मतलब म्यूसिन है, तो दोनों में म्यूसिन प्रोड्यूसिंग रहता है. बट आईपीएमएन और इसके अंदर फर्क क्या है? इसके अंदर पैंक्रियाटिक डक्ट का कम्युनिकेशन नहीं. तो सिस्ट फ्लूइड का जब एनालिसिस करोगे तो अमाइलेज इसमें लो रहेगा, आईपीएमएन के अंदर हाई रहेगा. बाकी सीईए दोनों में हाई रहता है. सीरम सीईए नहीं बोल रहा मैं, सिस्ट फ्लूइड का सीईए जो ईयूएस से निकाल के अपने करते हैं. तो म्यूसिन प्रोड्यूसिंग, लैकिंग द कम्युनिकेशन विद पैंक्रियाटिक डक्ट. तो यू आर ऑल बेसिकली डिफरेंशिएटिंग. म्यूसिन प्रोड्यूसिंग से डिफरेंशिएट हो जाता है सीरस से. अभी म्यूसिन प्रोड्यूसिंग दो होते हैं. म्यूसिनस सिस्टिक नियोप्लाज्म कैन बी कंफ्यूज्ड विद ब्रांच डक्ट आईपीएमएन, तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए लैक कम्युनिकेशन विद द पैंक्रियाटिक डक्ट. ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट. बिनाइन टू इन्वेसिव पूरा स्पेक्ट्रम है. Ovarian like stroma is the clinical feature that you have to mention on pathology. Clinical feature, sorry, pathological feature. Ovarian like stroma, and they are usually IHC में positive for estrogen and progesterone. And you can also remember 99% of them are present in the females. पर याद ये रखना है कि अगर मेल्स के अंदर भी प्रेजेंट हुआ म्यूसिनस सीरस म्यूसिनस एडिनोमा, उसके अंदर भी ओवेरियन लाइक स्ट्रोमा रहता है. तो ovarian like stroma is the hallmark feature for mucinous cystic neoplasm. Ovarian like stroma, ER/PR positive on the IHC and most commonly 99% females. Age group अपन ने बोल दिया. बाकी body and tail याद रखो या middle याद रखो, जैसे राकेश ने बोला. Body and tail या middle, in either case symptoms are going to be vague. ठीक है, they are not going to be obstructive jaundice, so they will be presenting late.
A history of pancreatitis may be found in 20% of the patients, which commonly explains the diagnosis of a pseudocyst also. ये याद रहे तो याद रखना, वरना जरूरत नहीं. ठीक है. रेडियोलॉजी में अपन ने बोल दिया, सीटी पहले करते हैं. Solitary cyst with fine septations. ठीक है. तो it is a single cyst only. One single cyst. उसमें septations होते हैं. Calcification अपन ने बोला यहाँ पे पेरिफेरी में रहता है. ठीक है. That is called eggshell calcification. EUS करके सिस्ट फ्लूइड का एनालिसिस किया तो उसके अंदर आपको CEA लेवल्स ज्यादा मिलेंगे, अमाइलेज लो मिलेगा और म्यूसिन ऑब्वियसली ज्यादा मिलेगा. स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट क्या है? पैंक्रियाटिक रिसेक्शन. इन द पैंक्रियाटिक रिसेक्शन विल बी अ नॉट अ वाइड एक्सिजन, इट विल बी डेफिनेटली एनाटॉमिक रिसेक्शन. ठीक है. इन द एब्सेंस ऑफ इन्वेजिव मैलिग्नेंट डिसीज, मतलब आपको फाइनल हिस्टोपैथ पे इन्वेजन नहीं मिला, द रिसेक्शन इटसेल्फ इज क्योरेटिव. कोई फर्दर ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है. अगर आपको फाइनल हिस्टोपैथ रिपोर्ट में आपको इन्वेजन मिला तो प्रोग्नोसिस ड्रॉप्स, बट इट इज स्टिल बेटर देन PDAC. दैट इज अ रूटीन पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा. इन्वेजिव MCNs exhibit slower growth, less frequent nodal involvement and less aggressive clinical behavior. तो MCN के अंदर आपको lymph node dissection करना है कि नहीं मुझे नहीं पता. मेरे को NCCN के अंदर ये कहीं पे सिस्टिक न्यूप्लाज्म दिख नहीं रहा. आई डोंट नो व्हाई. तुम में से किसी के पास हो तो मुझे भेजना. बट नोडल डिसेक्शन इसके अंदर करना है कि नहीं आई डोंट नो. बट एक ये लाइन जरूर लिख देना, लेस फ्रीक्वेंट नोडल इन्वॉल्वमेंट. एडजुवेंट थेरेपी इज ऑफर्ड बाय मोस्ट centers and that adjuvant therapy will be the same as pancreatic ductal adenocarcinomas, which will be FOLFIRINOX or FOLFOX or CAPOX or GEM-CARBO, whatever. Especially when node positive disease is present. ठीक है. So अगर invasion नहीं है, resection is curative. Invasion है तो prognosis falls. It falls even more when lymph nodes are present. ठीक है. And that is why, especially when lymph nodes are present, patients are given adjuvant chemotherapy. फिर आता है आपका IPMN. IPMN में आपको ये सबसे लास्ट में होता है. मदर भी नहीं, ग्रैंड मदर भी नहीं, ग्रैंड मदर की एल्डर सिस्टर में होगा. ठीक है. तो 6 to 7 decade, that is 70 years के ऊपर होता है. एंड इसमें मेल और फीमेल का रेशियो सेम होता है. ये आपको याद रखना. अब IPMN के ऊपर अलग से सवाल आए या नहीं आए, IPMN में ये सब नहीं लिखोगे तो चलेगा. IPMN में सिर्फ इतना लिखा तो भी चलेगा. ये एक टेबल, ये एक टेबल. तो अगर गलती से ये लोग 7 मार्क में पूछ लेते हैं कि भाई सिस्टिक नियोप्लाज्म को इन्यूमरेट करो, तो आपके पास 4 है. एक्चुअली 5 है. ये 4 तो अपन ने पढ़ लिए. SCN, MCN, IPMN में ब्रांच डक्ट और मेन डक्ट, चौथा सूडोसिस्ट और पांचवा है सिस्टिक डीजेनरेशन ऑफ न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर. ये कहीं तो मैंने पढ़ा है. तो ये 5 लिख देना, नहीं तो वो 4 तो लिख ही देना. अगर बड़ा क्वेश्चन है तो बड़ा क्वेश्चन है 7 मार्क का. ये क्लासिफिकेशन 2-3 मार्क में पूछ लिया तो ये क्लासिफिकेशन लिख दो. बाद में बड़ा क्वेश्चन है तो क्लासिफिकेशन लिखने के बाद ये टेबल बना दो और दूसरा ये बना दो टेबल. तो इतना हो जाएगा तुम्हारा काम. इसमें सब कवर हो जाता है. और ब्रांच और IPMN में एक ये बना दो 2 फीचर्स के, वेरी सम फीचर्स एंड हाई रिस्क फीचर्स. एंड उसके ऊपर IPMN में मेन डक्ट इज ऑलवेज हैज टू बी ऑपरेटेड. ब्रांच डक्ट का पूरा तुम्हारा ये फ्लो चार्ट है कि बाबा वो हाई रिस्क और वरी सम के ऊपर ये कि हाई रिस्क है तो ऑपरेट कर लो, वरी नहीं है तो लुक फॉर द सेकंड टायर ऑफ सिम्टम्स फीचर, दैट इज वरीसम फीचर्स. ये सब तुम्हारे स्कैन पे आते हैं. वरीसम फीचर्स भी है तो ऑपरेट कर दो. तो ऑपरेट करने के पहले एक एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड करके वरीसम फीचर्स है, दे आर नॉट हाई रिस्क, तो वरीसम फीचर्स को पहले तो आप कंफर्म करो और अगर है तो ऑपरेट कर दो. अगर वरीसम हाई रिस्क नहीं है, वरीसम भी नहीं है, तो सिस्ट का लार्जेस्ट साइज देख लो, मतलब ऑपरेट नहीं करना. अगर सिस्ट का लार्जेस्ट साइज है उसके हिसाब से आप लोग फर्दर सर्वेलेंस डिसाइड करेंगे. अगर 3 सेंटीमीटर के ऊपर है तो स्ट्रांगली कंसिडर सर्जरी, बाकी में यू कैन कंसिडर ऑब्जर्वेशन. तो ये हाई रिस्क और वरीसम फीचर्स लिखने हैं IPMN में. और IPMN मेन डक्ट है तो ऑपरेट करना है, ब्रांच डक्ट है तो ये फॉलो करना है. ठीक है. तो ये 4 टेबल में आपका अगर 7 मार्क का ये मेन पूछा है तो ये 4 टेबल के अंदर यू आर गेटिंग इनफ मार्क्स, मतलब बियॉन्ड पासिंग मिल जाएगा. बाकी सब लिखने की जरूरत नहीं है. So coming to IPMN,
elderly age, 3 subtypes defined by the pattern of pancreatic ductal involvement. It could be main duct, it could be branch duct, it could be mixed. ठीक है. So management strategies में सबसे पहला आता है, you have to define the worrisome and the high risk features. ये डेविटा में उसने इनका नाम दिया है, वो नाम याद रखना. Sendai guidelines, which are now Fukuoka guidelines. तो ये सेंडाई गाइडलाइंस एंड फुकुओका गाइडलाइंस इन्होंने ही बता दिए तुमको वरीसम फीचर्स क्या है और हाई रिस्क फीचर्स क्या है. ठीक है. सो फीचर्स हैं आपके ये क्लिनिकल फीचर्स एंड क्लिनिकल फीचर. ये जो मैंने ये कलर कोडेड है. हाई रिस्क में क्या आता है, मेन डक्ट का डायमीटर डायलेटेड है मोर देन 1 सेंटीमीटर, मोर देन और इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. म्यूरल नोड्यूल है 5 मिलीमीटर के ऊपर. और तीसरा पेशेंट को क्लिनिकल फीचर है जॉन्डिस का. वरीसम मतलब इससे कम, तो जॉन्डिस के बदले सिर्फ पैंक्रियाटाइटिस है. म्यूरल नोड्यूल का साइज 5 मिलीमीटर से कम है और मेन डक्ट का डायमीटर 5 से 9 मिलीमीटर है. ठीक है. तो ये उसका लेस ग्रेड हो गया. उसके अलावा वरीसम फीचर्स में क्या है, अगर ब्रांच डक्ट आईपीएमएन है तो इट हैज टू बी मोर देन 3 सेंटीमीटर. सी दीज फीचर्स आर प्रेजेंट इन बोथ मेन डक्ट एंड ब्रांच डक्ट बोथ. पर मेन डक्ट में it is very likely that you are going to do surgery because surgery is the cure, is the only treatment option in main duct. ब्रांच डक्ट में सर्वेलेंस कर सकते हो, तो उसके लिए ये लोग ने वो फ्लो चार्ट बनाया. बट एट द एंड ऑफ द डे मेन डक्ट के अंदर भी ये फीचर्स एप्लीकेबल हैं. बट प्रॉब्लम क्या है, एज इज वेरी हाई इन दीज पेशेंट्स. सो शुड यू ऑपरेट और शुड यू नॉट ऑपरेट, इसीलिए थोड़ा सा डायग्नोसिस डिलेमा, सर्जरी डिलेमा रहता है. बट इन जनरल फीचर्स दोनों में प्रेजेंट है. बट ये फीचर्स को एक्चुअली एज अ प्रोटोकॉल यूज करना डेफिनेशन डिसीजन मेकिंग में ब्रांच डक्ट के लिए आता है. सो ये 3 ब्रांच डक्ट आईपीएमएन का साइज मोर देन 3 सेंटीमीटर है. अब्रप्ट कैलिबर चेंज इन द मेन डक्ट, लिम्फेडिनोपैथी, CA19-9 एंड अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो उसका ग्रोथ मोर देन 5 मिलीमीटर ओवर 2 years. तो ये वरीसम है, ये हाई रिस्क फीचर्स है. सेंडाई गाइडलाइंस और फुकुओका गाइडलाइंस. म्यूटेशंस हैव बीन फाउंड, बट अभी तक हम लोग सिस्ट फ्लूइड के एनालिसिस में CA करते हैं, CA19-9 करते हैं, अमाइलेज करते हैं, म्यूसिन देखते हैं, और जेनेटिक भी अगर कुछ देख लिया तो दो जेनेटिक फीचर्स आर नॉट प्रोग्नोस्टिक. म्हणजे आपको ये नहीं मालूम चलेगा कि ये जेनेटिक फीचर्स हैं तो इसको हायर रिस्क है मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन का, तो इसमें सर्जरी करनी ज्यादा जरूरी है, ऐसा कुछ आपको मिलेगा नहीं. So to date, genetic fluid analysis has failed to improve our ability to predict malignancy or select patients for surgical resection over the existing guidelines. तो आ जाते हैं branch duct IPMN में. Branch duct IPMN can be focal, that is a single duct, or multifocal with multiple ducts. All cysts with worrisome features should undergo EUS to confirm. EUS के अंदर अगर आपको features confirm हो गए तो you should go for resection. Any patient with symptoms or high risk features related to branch duct IPM, high risk features or symptoms should undergo surgical resection because the risk of malignancy is heightened. Risk of malignancy क्या है, 10 से 15%. ये याद नहीं रहे तो खाली इतना याद रखना कि 2% per year. ठीक है. So the risk of invasive malignant disease is 2% per year. So plan for watchful surveillance with delayed intervention is reasonable because the malignant transformation risk is 2% per year. The patients have a higher age group and दूसरा अगर बहुत ही स्मॉल है तो ये सारे फीचर्स ही नहीं आते, एकदम लो रिस्क में आ जाता है, तो फिर इट इज इवन बेटर टू ऑब्जर्व. मेन डक्ट के अंदर आप देख लो ऑलमोस्ट 30 to 50% ऑफ देम कैरी इन्वेसिव फीचर एट द टाइम, विल हैव इन्वेसिव कैंसर एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन. मेन डक्ट का मेन अगर याद रहे तो इतना लिख देना, abnormal cystic dilation of the MPD with columnar metaplasia, mucinous secretions which are thick and viscous, and they are therefore seen oozing from a patulous papilla on endoscopic evaluation. ये यहाँ पे उसने डायग्राम दिया है. ठीक है. ये इतना dilated main duct था तो वहां से धीरे धीरे viscous fluid बाहर आ रहा है, that is the mucinous ridge. Surgical resection is the cornerstone of treatment for main duct IPMN. ठीक
ठीक है. Given the overall high risk of malignant transformation, all patients with evidence of MD-IPMN should be considered for surgical resection if they are surgically fit. Mixed duct का treatment most closely resembles that of main duct. So as for MD-IPMN, surgical resection is indicated for the treatment of mixed duct IPMN also. अभी इसमें सर्जरी क्या करना है और सर्जरी का ये क्या है, सर्जरी के पॉल्स क्या है. तो आईपीएमएन्स में ब्रांच डक्ट में आप एक एनाटॉमिकल रिसेक्शन कर सकते हो. मतलब रिसेक्शन शुड टारगेट द साइट ऑफ कंसर्न. अगर टेल है तो डिस्टल कर दिया, नेक है तो सेंट्रल कर दिया, अगर यहाँ पे डिस्टल कर दिया, और हेड है तो विपल्स किया. For main duct, however, it is not always possible to determine the extent of microscopic abnormality within the duct. तो उसका एक इलाज है, मेन डक्ट यूजुअली हेड में ज्यादा मिलते हैं. मेन उसका एक है कि इंट्रा ऑपरेटिव फ्रोजन सेक्शन कर लो स्पेसिमेन निकालने के बाद. अगर फ्रोजन सेक्शन में पॉजिटिव है थोड़ा सा और निकालो, ऐसे करके निकाल सकते हो. बट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग patients need to be told that there is an approximately 15% chance that 15% of patients will require conversion to total pancreatectomy to achieve negative parenchymal resection margins. And that is why it is a very morbid surgery, क्योंकि एक तो आप total pancreatectomy एडवाइस भी कर रहे हो एक टाइम पे, और वो पेशेंट का एज ऑलरेडी 70-80 years है. ठीक है. सर्वाइवल आउटकम्स आर स्टिल बेटर देन इन पेशेंट्स विद PDS. दिस इज द ओनली रीजन व्हाई यू आर डूइंग ऑल दीस थिंग्स. फॉलोइंग रिसेक्शन, सर्विलेंस करना है. सर्विलेंस कब तक करना है? जब तक आप रीऑपरेशन का उसको कर सको. अगर पेशेंट का एज ऐसा है कि वी आर नॉट गोइंग टू रीऑपरेट, देन देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ सर्विलेंस आल्सो. ठीक है. उसके बाद सूडोसिस्ट अगर एक बार खाली पढ़ लेना विदाउट एनी सॉलिड कंपोनेंट्स, और अगर थोड़ा बहुत सॉलिड कंपोनेंट हुआ भी तो वो डेब्रीज रहेगा जो क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस में आपको मिलता है वैसा. ठीक है. सूडोसिस्ट वाले पेशेंट्स को अल्कोहल का हिस्ट्री टेक्निकली होना चाहिए. दूसरा, ट्रॉमेटिक सूडोसिस भी हो सकता है. तीसरा, पैंक्रेटाइटिस का हिस्ट्री भी डेफिनेटली होगा. और चौथा, पैंक्रेटाइटिस के फीचर्स भी मिलने की पॉसिबिलिटी है इन सूडोसिस्ट. ये एक सीरस सिस्ट, ये सिर्फ समझने के लिए है, और मैंने वो ये सब कवर करना था मेरे को जो बाकी के नॉन इम्पोर्टेंट चीजें थी. सीरस सिस्टिक नियोप्लाज्म, ये देखो ग्रॉस में भी दिख रहा है आपको सेंट्रल कैल्सिफिकेशन विद स्कार्स. ठीक है. ये देखो सीटी में सेंट्रल एरिया विद कैल्सिफिकेशन. सेंट्रल स्कार में वाटर विल बी लेस, सो वाटर अपीयर्स व्हाइट ऑन T2 था ना, तो यहाँ पे ब्लैक दिखेगा T2 पे. T2 वेटेड इमेज, सेंट्रल स्कार देखो ब्लैक दिख रहा है. आईपीएमएन में देख लो डायलेटेड डक्ट. ठीक है. इट कैन बी मल्टीफोकल. IPMN is mainly seen very nicely with MRCP. Obvious reason है you want to see the duct. But पहला finding हमेशा CT का ही रहता है, क्योंकि initial investigation is always CT. बाकी I told you pancreatic head में ज्यादा मिलता है IPMN. ठीक है. ये मैंने डेविटा का भी चिपकाया है. उसका कारण यही है, ये खाली कॉन्सेप्ट समझ लो, इसको लिखने का जरूरत नहीं है. जो म्यूसिन एक्सप्रेशन होता है ना, अभी म्यूसिन एक्सप्रेशन देखो, इंटेस्टाइन भी म्यूसिन सिक्रीट करता है, स्टमक भी म्यूसिन सिक्रीट करता है, पैंक्रियास भी म्यूसिन सिक्रीट करता है, बाइल में भी म्यूसिन का कंपोनेंट होता है. तो ऑल दीज म्यूसिन आर बायोलॉजिकली डिफरेंट, मतलब जेनेटिकली डिफरेंट. अभी आई डोंट नो, मतलब सबका है म्यूसिन, और उसके अंदर एक्सप्रेशन अलग अलग मार्कर्स का है डिपेंडिंग ऑन द साइट. तो इंटेस्टिनल, तो दिस पर्टिकुलर म्यूसिन एक्सप्रेशन पैटर्न, इंटेस्टिनल में म्यूसिन MUC5AC और MUC2 एक्सप्रेस होता है, गैस्ट्रिक में MUC5AC और 6 एक्सप्रेस होता है, पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस में MUC5AC MUC1 होता है, और इंट्राडक्टल ऑन्कोसाइटिक नियोप्लाज्म में MUC1 MUC6 रहता है. ये खाली कॉन्सेप्ट याद करो, बिकॉज अलग अलग तरह के म्यूसिन होते हैं. ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन ऑफ थियरी, invasive cancer associated with IPMN is grouped into either tubular, that is जो इसके साथ कैंसर IPMN is 50% times they have malignancy at the time of presentation. तो malignancy जो associated है, ये कन्वेंशनल पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा की तरह हो सकती है और कोलॉइड टाइप्स. कन्वेंशनल जो है is typically more aggressive and develops from pancreatic biliary IPMNs. मतलब जो पैंक्रियाटिक बिलियरी म्यूसिन का था ना, वो जेनेटिक सिग्नेचर रहेगा इसके पास.
while the latter, that is the colloid type, which is usually better, usually develops from the intestinal subtypes. तो उसमें म्यूसिन एक्सप्रेशन का ये रहेगा. इसमें खाली इंपॉर्टेंस ये है, कंसेप्ट का इतना इंपॉर्टेंस है कि IPMN जिसमें इन्वेजन नहीं है, दैट इज अ बेटर प्रोग्नोसिस देन पैंक्रियाटिक कैंसर. IPMN जिसके अंदर इन्वेजन है, उसके अंदर भी कन्वेंशनल पैंक्रियाटिक कैंसर का जो मार्कर है, दैट इज दिस म्यूसिन, हैज अ वर्स प्रोग्नोसिस देन कोलॉइड टाइप ऑफ पैंक्रियाटिक कैंसर व्हिच विल हैव दिस टाइप ऑफ मार्कर. तो एक खाली लीनियर आपको याद रखना हो तो उसमें याद रख सकते हो. बाकी ये नाम इंपॉर्टेंट थे. जेनेटिक म्यूटेशंस, IPMN के अंदर म्यूटेशंस दैट हैव बीन फाउंड इज RNF43, ये ट्यूमर सप्रेसर है, और KRAS जीनास. MCN जो है म्यूसिनस सिस्टिक नियोप्लाज्म, उसके अंदर जीनास नहीं मिलता, उसके अंदर KRAS मिलता है और RNF43 मिलता है. ठीक है. MCNs do not communicate with MPD, ovarian and stroma underlying the epithelial component. This is pathognomic, also seen in affected male patients, which is less than 1%. बाकी 99% females को होता है. लास्ट खाली सॉलिड pseudopapular neoplasm जो यंग एज में होता है, डॉटर वाली एज ग्रुप में, उसका नाम है हमूडी और फ्रांस ट्यूमर्स. दे डेवलप इन यंग वुमेन, नॉन कोहेसिव, low grade malignancy with a 10% risk of lymph node involvement. When resected, they have a 95% lifetime recurrence free survival. Non cohesive है, that is why CTNNB1 beta catenin mutations आएगा. This molecular abnormality is believed to contribute to the poor cohesion between cells. Wild type beta catenin interacts with E cadherin at cell cell junction. तो अगर बीटा कैटेनिन म्यूटेट हो गया तो वो ई कैथेरिन के साथ इंटरैक्ट नहीं कर पाएगा. एंड वी ऑल नो ई कैथेरिन का म्यूटेशन, जैसे ई कैथेरिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल सेल जंक्शंस, एंड दैट इज व्हाई ई कैथेरिन का म्यूटेशन विल ई कैथेरिन का लॉस ऑफ फंक्शन टेक्निकली विल लीड टू लॉस ऑफ कोहेशन. ठीक है. तो इसमें लॉस ऑफ कोहेशन इज नॉट लाइक दैट इज हैपनिंग इन लोबुलर कार्सिनोमा और डिफ्यूज गैस्ट्रिक कैंसर जहाँ पे ई कैथेरिन का म्यूटेशन है. इसका लॉस ऑफ कोहेशन इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ बीटा कैटेनिन म्यूटेशन. बीटा कैटेनिन म्यूटेशन है तो ई कैथेरिन के साथ वो इंटरैक्ट नहीं कर सकता, देयरफॉर ये सब होता है. ठीक है. सिस्टिक नियोप्लाज्म्स का DD पूछा है और मैनेजमेंट पूछा है. बाकी IPMN मेरे को लग रहा है अगर आया तो आया, बाकी तो कुछ नहीं. ठीक है. ओके, थैंक यू भाई. ओके.